मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1017। तो चैप्टर का नाम है ऑर्डर्स और कवर पेज रीडर रिक्वेस्ट है, जिसमें हमें एक चिंपैंजी दिखता है जो बगी की बॉडी को असेंबल कर रहा है। तो लास्ट चैप्टर ने हमें दो क्लिफ हैंगर मोमेंट पर छोड़ दिया था। एक तो 20 पायरेट्स 20,000 हो गए हैं और अलायंस बढ़कर 7,000 और ओटामा अपना ऑर्डर देकर फिर से सिचुएशन चेंज करने वाली थी। मैंने कहा था मेरे लास्ट चैप्टर के रिव्यू में कि ओटामा के ऑर्डर के बाद दोनों साइड्स के नंबर एक हद तक सेम लेवल में हो जाएंगे और वही हमें इस चैप्टर में देखने मिला। दूसरा क्लिफ हैंगर ये था कि काइडो का कहना कि वानो स्पेशल है, फिर यामाटो और काइडो की क्लैश। तो मैंने कहा था कि जो क्लैश हुई है उससे समझ आता है कि यामाटो के पास भी कॉन्करर हाकी है। तो इस चैप्टर में हमें ओडा ने कुछ भी आंसर नहीं दिया काइडो और यामाटो की सिचुएशन पर। तो चैप्टर चालू होता है लाइव फ्लोर से। ओटामा स्टेज पर खड़ी है ऑर्डर देने के लिए और तभी क्वीन चिल्लाकर ओटामा को बोलता है तू कौन है, और बेचारी ओटामा डर के बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिम्बे और वुजू की फाइट पर। वुजू की एक सबऑर्डिनेट गोली मारती है जिम्बे को और जिम्बे ने ज्यादा डैमेज लिया है वुजू से अभी तक फाइट में। मैंने कहा था पहले ही कि अलायंस के लोगों को सिर्फ टॉप फाइटर से नहीं लड़ना है, उनके साथ उनके सबऑर्डिनेट्स को भी डिफीट करना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा अलायंस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टोबिरोपो और कमांडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वुजू हंसकर बोलता है कि तू अभी एक्सक्यूज नहीं बनाएगा ना जिम्बे। तो जिम्बे उसका जवाब देता है कि हम बैटल में आए ये जानते हुए कि हम 5,000 है और तुम 30,000। नेचुरल था कि तुम लोग इस चीज का फायदा उठाओगे। तो मैंने कभी 1-on-1 फाइट सोचा भी नहीं था। और हमें एक व्हाइट पैनल दिखता है जहां जिम्बे 20 पायरेट से घिरा हुआ है। फिर हमें दो पैनल फ्रैंकी के भी दिखते हैं कि वो भी 20 पायरेट से लड़ रहा है। बहुत टाइम से सासाकी नहीं दिखा है फ्रैंकी से लड़ते हुए। फिर दूसरे पैनल में हमें इनुआराशी दिखता है जैक और उसके सबऑर्डिनेट से घिरा हुआ। उसके बैक पर एक एरो भी लगी है। फिर सारे गिफ्टर्स जितने भी प्लेजरर्स और वेटर्स हैं जिन्होंने साइड चेंज किया है उन पर अटैक करने लगते हैं, ये बोलकर कि ये लोग ट्रेटर्स हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है स्टेज पर। नामी और उसॉप हौसला देते हैं ओटामा को कि तू कर सकती है ओटामा। फिर ओटामा अनाउंस करती है सभी लोग जिसने भी मेरे कीबीडांगो खाए हैं मेरी बात सुनो। लूफी और उसके दोस्त मोमोनोसके और उसके रिटेनर्स के साइड हो तुम लोग अब से। और हमें एक मस्त पैनल मिलता है। लेफ्ट साइड में मोमोनोसके रो रहा है क्योंकि वो हाइट से डर गया। हमें पता नहीं कि वो कहाँ है और किसने उन्हें सेफली नीचे पहुंचाया। मैंने कहा था कि मोमोनोसके ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होके अपने हाइट के डर को कॉन्कर करके शिनोबू को बचाएगा, बट ये इतना बड़ा मोमेंट मोमोनोसके के लिए है। आई डोंट थिंक ये मोमेंट ओडा स्किप करेगा। सो इसका मतलब मोमोनोसके ने नहीं बल्कि शिनोबू ने ही उसके निंजा टेक्निक से बचाया होगा मोमोनोसके को। फिर मिडल में ओटामा दिखती है और राइट साइड पैनल में हमें लूफी दिखता है जिसे लॉ के क्रू ने उसे पानी में से बचा लिया है। और ये ऑर्डर से जो भी गिफ्टर्स थे जिन्होंने कीबीडांगो खाए हैं वो लोग साइड स्विच करके दूसरे गिफ्टर्स पर अटैक करते हैं जो अभी भी काइडो की तरफ है। और इसके वजह से फिर से क्योस हो जाता है और 20 पायरेट्स को कुछ नहीं समझ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, गिफ्टर्स ने साइड क्यों चेंज किया। बहुत अमेजिंग है कि एक बच्ची ने वॉर का बैलेंस शिफ्ट कर दिया है अपने तरफ। तो इसके वजह से जो भी गिफ्टर्स थे जो हमारे टॉप फाइटर्स के 1-on-1 फाइट के बीच में आ रहे थे उनसे ओटामा के गिफ्टर्स लड़ने लगते हैं। तो अभी फाइट बराबर की हो गई है। अब पता चलेगा कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है और स्किलफुल है। और क्वीन फिर अपने मुंह से ब्लास्ट करने जाता है ओटामा की तरफ ये बोल के कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है। पर सांजी फिर से आके क्वीन को किक मारता है। तो फिर से क्वीन सांजी को जज का बेटा बोलकर पुकारता है। तो सांजी उसे कहता है कि ये नाम लेना बंद कर, मुझे लगता है शायद तू भी उस रिसर्च टीम का हिस्सा था। और क्वीन कहता है क्या तू मैथ्स की बात कर रहा है, वो एंशिएंट हिस्ट्री, मुझे देख मैं साइबोर्ग हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारे टेक्निक्स है। और हमें नेक्स्ट पैनल में क्वीन का न्यू फॉर्म दिखता है जो उसके जोन फॉर्म जैसा ही है बट साइज में छोटा है और उसकी बॉडी पर मॉडिफाइड वेपन्स लगे हुए हैं। तो जब ये पैनल मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाइब्रिड फॉर्म रिवील हो गया है क्वीन का, बट ज्यादा कुछ फर्क नहीं है इस फॉर्म में और जोन फॉर्म में उसके। तो मुझे लगा कि शायद क्वीन के पास और फॉर्म होंगे चॉपर के जैसा, ये हाइब्रिड फॉर्म नहीं है। बिकॉज ओडा हमेशा न्यू फॉर्म को या न्यू कैरेक्टर को प्रॉपरली स्पेसिफाई करता है, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बट कभी कभार ओडा स्पेसिफाई नहीं करता है न्यू फॉर्म को, तो इस पॉइंट को इतना सीरियसली नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट पैनल में 20 पायरेट्स कंफर्म करते हैं कि ये क्वीन का हाइब्रिड फॉर्म है। पर्सनली मुझे इतना कुछ अच्छा डिजाइन नहीं लगा क्वीन का। उसका जोन फॉर्म का छोटा वर्जन है विद वेपन्स बस। आई विश कि यही क्वीन का फाइनल फॉर्म ना हो,
बल्कि और एक फाइनल फॉर्म हो जिसे एक्चुअल में हम हाइब्रिड फॉर्म कह सके। और अब ये मैड्स क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री कहा क्वीन ने। ये मैड्स सैड जैसा तो नहीं स्माइल फ्रूट बनाने में काम आता हो, वैसे ही मैड्स भी कोई आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट बनाने में काम आता हो, या जज और क्वीन को देखते हुए ये कहूँ कि ये मैड्स ह्यूमन को साइबॉर्ग या सुपर ह्यूमन में मॉडिफाई करने की कोई चीज थी। फिर सांजी चॉपर को पूछता है कि तू ठीक है? तो हमें चॉपर दिखता है वो अभी चिबी चॉपर बन चुका है, लूफी के जैसा। मुझे लगा था चॉपर नॉकड आउट हो जाएगा मॉन्स्टर फॉर्म का टाइम खत्म होने के बाद, क्योंकि सीजर ने कहा था इस रंबल बॉल का इफेक्ट ज्यादा होगा, और हमें पता है पहले वाले मॉन्स्टर पॉइंट के बाद चॉपर हिल नहीं पाता था या नॉकड आउट हो जाता था, बट अभी वो बस चिबी फॉर्म में गया है तो कोई इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ ओडा ने एक फेक टेंशन क्रिएट किया कि चॉपर बुरी हालत में होगा करके, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, बस चिबी फॉर्म में है। एक प्लॉट आर्मर दे दिया है चॉपर को ओडा ने कि वो आगे वॉर में हेल्प कर सके, तो ज्यादा इफेक्ट का मतलब अब नॉकड आउट चॉपर से चिबी चॉपर हो गया है, जो मेरी नजर में इतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं है। फिर चॉपर का बोलने का टोन एकदम से चेंज हो गया था उस पैनल में, तो शायद वो रंबल बॉल का इफेक्ट चॉपर की पर्सनैलिटी पर भी कर रहा है। फिर नेक्स्ट पैनल में चॉपर का टोन फिर नॉर्मल हो गया था, तो शायद ट्रांसलेशन एरर होगा ये। फिर मिंग्स का डॉक्टर मियागी बोलता है कि हमें जोरो को ये ड्रग देने से पहले उसे वार्न करना होगा कि एक बार इसका पावर खत्म होगा तो उसका पेन डबल हो जाएगा। तो जोरो बोलता है कि उसका टेंशन लेने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, बस मुझे ये दे दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरी बॉडी के साथ बाद में क्या होगा, क्योंकि अगर मैं फाइट नहीं कर पाया तो वैसे भी कुछ फायदा नहीं। तो जोरो ने सही कहा कि अगर वो रिस्क का देखकर फाइट नहीं करेगा और वॉर हारते हैं तो भी काइडो उसे मार देगा या प्रिजन में डाल देगा, तो उससे अच्छा रिस्क लेकर फाइट करे, बाद में जो होगा देख लेंगे। और इन लोगों को जोरो की ड्यूरेबिलिटी पता नहीं है। जोरो ने खुद का डैमेज प्लस लूफी का पूरा डैमेज लेने के बाद भी वो खड़ा था, तो उसके लिए न्यू नहीं है ये बात। बट अभी इससे क्या होगा कि वॉर के बाद जब ड्रग का पावर खत्म होगा तो नेक्स्ट आर्क के लिए जोरो वीकेंड स्टेट में रहेगा, जैसे प्री टाइम स्किप रहा है वैसे ही। फिर सीन शिफ्ट होता है जिम्बे और वुज़वू की फाइट पर। वुज़वू उसकी स्वॉर्ड में से छोटी सी स्वॉर्ड निकालता है मीहॉक के जैसा, और उस स्वॉर्ड से ब्लेड पिस्टल नाम की टेक्निक से अटैक करता है, पर जिम्बे फिशमैन कराटे टेक्निक से वो अटैक को ब्लॉक करके खुद का अटैक करता है, और वुज़वू डॉज करता है अटैक, और वुज़वू जिम्बे पर टेम्पेस्ट किक करता है, पर जिम्बे ऑर्नामेंट हाकी से ब्लॉक करता है, और जिम्बे कहता है ये वही 6 पावर्स है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट यूज करते हैं। वुज़वू ने रोकुशी की पावर यूज किया है। फिर वुज़वू उसके हाइब्रिड फॉर्म में जाता है, और मुझे वुज़वू का हाइब्रिड फॉर्म का डिजाइन अच्छा लगा। क्वीन के हाइब्रिड फॉर्म के डिजाइन से तो बहुत अच्छा है, साइज में अभी वो जिम्बे का डबल हो गया है। तो फिर जिम्बे बोलता है कि मैंने सुना था CP9 का रोग मेंबर प्रिजन तोड़ के निकला था। तो वुज़वू कहता है कि तुझे इतनी पुरानी स्टोरी याद है? तो चल मैं बता देता हूँ कि वो मैं ही था। मैं अभी तो खुश हूँ, पर 12 साल पहले मैं प्रॉब्लम्स में फंस गया था मेरी एक गलती की वजह से। मैं राइवल था उस वक्त रॉब लूची का। फिर वुज़वू फैंग पिस्टल अटैक करता है अपने फैंग से। जिम्बे डॉज करता है और कहता है मैं देख रहा हूँ कि तू टैलेंटेड है, तू बहुत अच्छे से ये 6 पावर्स यूज कर पा रहा है। तेरी स्टोरी सुन के अच्छा नहीं लगा, पर तेरी स्टोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर वुज़वू कहता है कि तूने बोला कि तू प्राउड मेंबर है स्ट्रॉ हैट क्रू का। 12 साल पहले मैं एक डेविल फ्रूट को बचा नहीं पाया जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट शिप पर। तब मैं शॉक हो गया था जब मैंने स्ट्रॉ हैट लूफी का नाम सुना 2 साल पहले। तब मैंने जाना कि जो डेविल फ्रूट चोरी हुआ था, गोमू गोमू फ्रूट, वो इसी ने खाया है, और वहीं चैप्टर खत्म होता है। बाय द वे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि मैंने कहा था कि अलायंस को टॉप एनिमी फाइटर और उसके सबऑर्डिनेट से फाइट करना होगा। तो स्माइल यूजर तो बेसिकली फॉडर है, इवन ग्रुप में भी फॉडर है, बट जब कोई अपने बराबर के एनिमी से लड़ रहा है तो ये फॉडर हल्का हल्का डैमेज देकर डिस्ट्रैक्ट करेंगे अलायंस मेंबर को। तो ओडा ने एक ही चैप्टर में कि ये स्माइल यूजर से परेशानी हो रही है, और फिर ओटामा ने ऑर्डर दिया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये सब एक ही चैप्टर में ओडा ने बता दिया, जबकि ये चीज फाइट की स्टार्ट से दिखाना चाहिए था। अगर पहले से हमें कुछ पैनल्स मिलते जिम्बे और दूसरे अलायंस के लोगों के फाइट में स्ट्रगल करते, मार खाते हुए, और फिर अभी ओटामा के ऑर्डर के बाद की जो खुशी होती वो और भी ज्यादा होती। और मुझे अच्छा लगा कि एनिस लॉबी की पावर रोकुशी की ओडा ने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया है। हमें थोड़ा यहाँ वहाँ ये पावर देखने मिली एनिस लॉबी के बाद से, बट इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया इस पावर को एनिस लॉबी के बाद। सो आई थिंक ओडा
रोकुशिकी के भी अपग्रेडेड वर्जन इंट्रोड्यूस करेगा वुज़वू की मदद से। और वुज़वू ने कहा कि वो राइवल था रॉब लूची का। तो ये हम बोल सकते हैं कि जब भी रॉब लूची की फिर से फाइट होंगी वो भी एक कमांडर लेवल के इतना पावरफुल हो चुका होगा, क्योंकि वुज़वू को भी कमांडर बनना था और उसकी बातों से यही लग रहा था कि उसे क्वीन को चैलेंज करना है। तो ये पावर स्केलिंग वाइज जिम्बे और वुज़वू की फाइट बराबर है, क्योंकि दोनों सेकंड कमांडर के लेवल पर ही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लूची भी यही पावर लेवल पर होगा जब वो फिर से फाइट करेगा तब, क्योंकि अगर वो 12 साल पहले वुज़वू का राइवल था तो जाहिर सी बात है जैसे वुज़वू स्ट्रांग हुआ इतने सालों में तो लूची भी ये 2 साल में स्ट्रांग हुआ ही होगा। और वुज़वू ने प्रिजन ब्रेक किया, बट अभी तक हमें पता है इम्पेल डाउन सिर्फ 3 लोगों ने ब्रेक किया है, वो है शिकी, लूफी और ब्लैकबियर्ड। कहीं पे भी वुज़वू का नाम नहीं है। इसका मतलब वुज़वू इम्पेल डाउन में प्रिजनर नहीं था, बल्कि किसी और प्रिजन में उसे रखे होंगे, या वुज़वू के ब्रेकआउट को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने छुपा दिया होगा। नाम खराब नहीं होना इसलिए कि CP0 एजेंट ने ही वर्ल्ड गवर्नमेंट को धोखा दिया, तो रेपुटेशन खराब होंगी पब्लिक में, इसलिए ही शायद ये खबर कभी रिवील नहीं हुई। और वुज़वू ब्रेकआउट के बाद पायरेट बना और कैप्टन था वो, और उसके बाद उसने काइडो को ज्वाइन किया। और अब आते हैं सबसे मेन बात पर, जो वुज़वू ने कहा कि वो गवर्नमेंट की शिप पर गोमू गोमू फ्रूट को गार्ड कर रहा था और किसी ने चुरा लिया वो फ्रूट। तो चैप्टर 1 में लकी रूज कहता है कि गोमू गोमू फ्रूट जो हमने एनिमी के शिप से लिया था वो ट्रेजर बॉक्स में नहीं है, और लूफी ने वो फ्रूट खा लिया था। तो मैंने सोचा कि वो फ्रूट शैंक्स ने डायरेक्टली गवर्नमेंट की शिप से चुराया था, या किसी ने गवर्नमेंट की शिप पर अटैक किया, उसने चुराया, फिर शैंक्स ने उससे चुराया। तो मुझे फर्स्ट आइडिया ज्यादा सही लगता है। शैंक्स ने डायरेक्टली गवर्नमेंट की शिप से गोमू गोमू फ्रूट चुराया जब वो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तब। तो जब शैंक्स ने अटैक किया उस गवर्नमेंट शिप पर, वो रैंडमली अटैक किया होगा या उसे पता था कि वो शिप पर ये फ्रूट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मुझे लगता है शैंक्स ने इंटेंशनली अटैक किया उस शिप पर, और उसका मिशन ही था गोमू गोमू फ्रूट को गवर्नमेंट से लेना। तो अब बात करते हैं कि गोमू गोमू फ्रूट को गवर्नमेंट इतना गार्ड क्यों कर रहे थे। लेट्स बी रियल, अभी तक जितने भी डेविल फ्रूट पावर्स रिवील हुए हैं वन पीस में, रबर की पावर इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती कंपेयर करे एस, मार्को, व्हाइट बियर्ड, काइडो की फ्रूट से। तो और अभी तक मैंने यही सोचा है कि लूफी की पावर एवरेज है, बट लूफी जिस तरह से इस पावर को यूज करता है अलग अलग वे में वो खतरनाक है। तो मेरी थिंकिंग अभी तक यही थी कि गोमू गोमू फ्रूट ने लूफी को स्पेशल नहीं बनाया, बल्कि लूफी ने इस फ्रूट को स्पेशल बनाया है। जस्ट थिंक अबाउट इट, लूफी कितने सारे वेज में अभी ये पावर को यूज किया है, एजिलिटी के लिए, डिफेंस के लिए, अटैक के लिए, स्पीड के लिए। लूफी है स्टूपिड, बट फाइट में वो सबको पीछे छोड़ देता है और इंटेलिजेंट हो जाता है। तो इसका मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट अगर गोमू गोमू फ्रूट को प्रोटेक्ट कर रहे थे तो मतलब ये फ्रूट स्पेशल है। एक थियरी थी बहुत पहले से, लूफी का गोमू गोमू फ्रूट परफेक्ट काउंटर है व्हाइट बियर्ड के गुरा गुरा फ्रूट का। तो अब ये थियरी सही भी लग रही है कि गवर्नमेंट इसीलिए इस फ्रूट को सिक्योर करना चाहते थे, और शायद कोई एडमिरल को देना चाहते थे कि कभी इन फ्यूचर व्हाइट बियर्ड आया फाइट करने तो उसे इस फ्रूट से टैकल करेंगे। ऑब्वियसली व्हाइट बियर्ड के फ्रूट को टैकल करने के लिए गोमू गोमू फ्रूट के यूजर को अवेकनिंग करनी पड़ती पहले, बट मुझे नहीं लगता शैंक्स ने ऐसे ही अटैक किया होगा गवर्नमेंट की शिप पर एक डेविल फ्रूट के लिए। शैंक्स वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है वन पीस में, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा ही उसका ये डेविल फ्रूट लेने का। तो पहले तो मुझे लगा कि शैंक्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन रहेगा इस डेविल फ्रूट के पुराने यूजर से। तो पहला थॉट था कि शायद रॉजर के पास गोमू गोमू नोमी की पावर थी, इसीलिए शैंक्स का कनेक्शन था इस फ्रूट से, क्योंकि उसके कैप्टन का ये फ्रूट था और वो नहीं चाहता था कि उसके कैप्टन का फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों में पड़े। जैसे लूफी को पता चला कि एस का फ्रूट डोफ्लेमिंगो के पास है, तो वो नहीं चाहता था कि उसके भाई का फ्रूट किसी गलत इंसान के हाथों में हो, इसलिए उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया। और गवर्नमेंट इसलिए वो फ्रूट को लेना चाह रहे थे कि वो रॉजर का फ्रूट था और व्हाइट बियर्ड और रॉजर राइवल थे, तो अगर व्हाइट बियर्ड से फाइट करना है तो उसके राइवल का ही पावर चाहिए। तो ये मेरी सोच फर्स्ट थियरी से मैच हो रही है, बट इस थियरी में कुछ प्रॉब्लम्स है। जब रॉजर सही से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था सीरीज में, तब से फैंडम में बात हो रही थी कि रॉजर के पास डेविल फ्रूट पावर थी या नहीं, अगर थी तो वो कौन सी थी, और सबको यही लग रहा था कि उसके पास गोमू गोमू नोमी की पावर थी। बट ओडा ऐसी प्रिडिक्टेबल स्टोरी नहीं क्रिएट करेगा, बिकॉज ये बहुत प्रिडिक्टेबल है कि फ्यूचर पायरेट किंग के पास भी वही पावर है जो पायरेट किंग के पास थी,
ये एक प्रॉब्लम है। और रॉजर के पास अगर ये पावर थी भी तो आज तक हमने रॉजर को ये पावर यूज करते हुए क्यों नहीं देखा? क्या ओडा पर्पसली रॉजर की पावर को छुपाना चाहता है? मुझे नहीं लगता। तीसरा, अगर लूफी के पास रॉजर की पावर है तो आज तक एक भी बड़े पायरेट्स या वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस पावर को देखकर क्यों नहीं कहा कि ये तो रॉजर की पावर है? इवन व्हाइट बियर्ड, गार्प, रेली जो रॉजर के इतना करीब थे वो लोग तक एक्नॉलेज नहीं किए लूफी की पावर को। ये बहुत वियर्ड है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता रॉजर के पास ये फ्रूट था। तो लास्टली मुझे लगता है ये जॉय बॉय का फ्रूट रह चुका है और वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता है प्रोफेसी से कि जॉय बॉय आने वाला है, तो वो लोग पहले से ही इस फ्रूट को अपने पास सिक्योर करना चाहते थे ताकि न्यू जॉय बॉय को ये पावर मिले ही ना। जॉय बॉय के बारे में मुझे लगता है वर्ल्ड गवर्नमेंट में सिर्फ ईमू और एल्डर्स को ही पता है, मरीन्स को नहीं। पर रॉजर को लाफ्टेल पर जॉय बॉय की पावर के बारे में पता चला होगा और ये बात शायद शैंक्स को पता चली होंगी रॉजर से, और शैंक्स को भी पता होगा जॉय बॉय की प्रोफेसी में। तो जब उसे पता चला कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास ये फ्रूट है तो उसने ये पावर गलत हाथों में जाने से रोका और अपने पास रख लिया। ये थियरी मुझे सही लगती है। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर ये फ्रूट इतना इम्पोर्टेंट था तो शैंक्स ने एक ट्रेजर बॉक्स में बिना कोई लॉक के क्यों रखा? प्रोटेक्शन में क्यों नहीं रखा फ्रूट को? इतना केयरलेस क्यों था शैंक्स? मैंने कहा ना, शैंक्स बहुत स्मार्ट है। उसका इन्फ्लुएंस इवन वर्ल्ड गवर्नमेंट तक है। ऐसे ही नहीं, वो होली लैंड में चला गया था एल्डर से बात करने, तो वो पर्पसली चाहता था कि ये फ्रूट लूफी खाए किसी रीजन की वजह से, और शायद उसने लूफी से दोस्ती भी कुछ रीजन की वजह से ही किया होगा। शैंक्स के ऊपर बहुत सारी थियरीज है कि शायद शैंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, या शैंक्स फाइनल विलन है वन पीस का, या शैंक्स रॉक्सटी ज़ेबेक का बेटा है। तो थियरीज तो बहुत है, बट अभी तक शैंक्स की तरफ से कोई खराब इंटेंशन देखे नहीं है हमने। अगर सच में वो फाइनल विलन है वन पीस का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए शैंक्स का विलन बनने का कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। और मैंने एक वीडियो में कहा था कि लूफी के पास जॉय बॉय की विल है, वैसे ही शायद ब्लैकबियर्ड के पास रॉक्स की विल है, और ब्लैकबियर्ड डेफिनेटली फ्यूचर विलन है, और ब्लैकबियर्ड के पास अब गुरा गुरा नोमी की पावर है, और ये अभी तक सेटअप हो गया है कि व्हाइट बियर्ड की पावर का परफेक्ट काउंटर लूफी की पावर है। तो ब्लैकबियर्ड और लूफी की फाइट बहुत खतरनाक होने वाली है। एंड आई थिंक काइडो का भी कहना कि तू क्या बोल रहा था गोमू गोमू नो, ये प्रूफ है कि उसे भी जॉय बॉय की प्रोफेसी के बारे में पता है। और मैंने कहा है कि जॉय बॉय वानो में आने वाला था, इसलिए ही काइडो वानो में है, क्योंकि उसे जॉय बॉय से फाइट करना था और लेजेंडरी फाइट और लेजेंडरी डेथ चाहिए उसे। तो शायद उसे भी पता था जॉय बॉय के डेविल फ्रूट के बारे में। तो जब उसने लूफी की पावर देखा उसे समझा होगा कि यही जॉय बॉय है, बट वो डिसअपॉइंट हो गया लूफी से। ओवरऑल अमेजिंग चैप्टर था, एक्शन कम था बट हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। ये एक सेटअप चैप्टर था। लूफी का डेविल फ्रूट स्पेशल है, ये बहुत बड़ी बात हमें पता चली है, बट मैं नहीं चाहता कि ये फ्रूट लूफी की काबिलियत को ओवरशैडो करे। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी राय, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।